टूना की बात करेंगे, दवन भी कहते हैं, टूना, येलो फिन, ब्लू फिन, उसकी खाल मोटी होती है, उसके लिए -60 चाहिए। सुरमई है, सुरमई के लिए -60 चाहिए। ऑल अदर फिशेज जो हमारे पास जो हम चल रहा है, केकड़ा वगैरह सब, ये सब -40। ये ब्लास्ट फ्रीजर की बात हो रही है। ब्लास्ट फ्रीजर -40 12 घंटे, प्लेट फ्रीजर -40 2 से 4 घंटे। अब आता है जी IQF। ये एक जमाने में 4.5 करोड़ का प्लांट होता था, सिर्फ IQF की बात हो रही है। कोल्ड स्टोर वगैरह वो सब एक अलग है। IQF जो होता है इसको कहते हैं इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन। एक एक पीस अलग अलग फ्रीज होगा। ये सबसे प्रीमियम आइटम होता है। जैसे हम वेनामाई श्रिम्प जब करेंगे, हमने फार्म कर लिया, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हम इसको फ्रीज करें तो हम IQF करवाएं। जितनी अच्छी फ्रीजिंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक मिसकॉन्सेप्ट है हमारे अंदर, मिसकॉन्सेप्ट ये हम कहते हैं कि अरे फ्रीज हो गई ये मछली फ्रेश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुर्गी को भी ले लें, किसी चीज को भी ले लें, जैसे ही आपने उसको फ्रीज किया, जिस वक्त आपने उसको फ्रीज किया, जिस पोजीशन में उस वक्त वो है, वो चीज प्रिजर्व हो जाएगी। मतलब वही क्वालिटी, मतलब उस जब आप उसको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो वही क्वालिटी आपको निकल के मिलेगी। जिस पे फ्रीज हुई थी वही क्वालिटी आपको निकल के मिलेगी। अच्छा, अब इसमें मछली टू मछली, स्पीशी टू स्पीशी डिफर करता है। जैसे पापलेट है, पापलेट 1.5 महीने के बाद पीला रंग पकड़ना शुरू हो जाती है फ्रीज होने के बावजूद। लेकिन टॉप शेल है, बांगड़ा है, मुश्का है, गिस्सर है, ये जो सारी मछलियां, क्योंकि ये इनका टेक्सचर ऊपर से वाइट नहीं होता। जो पापलेट है ये हल्की मछली है, सॉफ्ट गोश्त है सब कुछ, तो वो खराब होने शुरू हो जाती है। तो वो होती भी बहुत महंगी है। अभी अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी की आप बात करें तो मैं 1 हफ्ते पहले गया था, 3,500 रुपये किलो थी। अच्छा, इस पर भी बहुत सवाल होता है। लोग कहते हैं यार एम्प्रेस मार्केट जाते हैं, इधर दिल्ली कॉलोनी जाते हैं, मैं तो 1500 में मिल जाती है। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की नहीं होती। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि वो उसमें से कुछ कुछ मछली होती है तो खाने के लायक भी नहीं होती, हम खा रहे होते हैं। आपका रीफर कंटेनर, रीफर कंटेनर या कोल्ड स्टोर। जब आपका ब्लास्ट, IQF या प्लेट फ्रीज हो गया, उसके बाद आप माल को स्टोर करते हैं एक रीफर कंटेनर के अंदर या फिर एक कोल्ड स्टोर के अंदर। रीफर है, कोल्ड स्टोर है, बात एक ही है। रीफर को कहते हैं रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, होता नॉर्मल कंटेनर है, लेकिन उसके साथ एक जनरेटर लगा हुआ होता है जो उसको अंदर से, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है -18 होता है, -40 नहीं होता। क्योंकि ब्लास्ट तो आपने कर लिया है, उसको जल्दी से ब्लास्ट करना होता है। उसके बाद आप उसमें भी इसी तरह से पूरा, या प्रेजेंटेशन आपको दे भी देंगे तो आपको, लेकिन आइडिया हो रहा है आपको कि क्या किस चीज की बात कर रहे हैं। रीफर ये है कि ट्रक के ऊपर आ गया, ट्रक के ऊपर प्लग इन हो जाता है, पोर्ट पे जाता है, उतरता है, प्लग इन हो जाता है, जहाज पे जाता है, वेसल जो है प्लग इन हो जाता है, बाहर उतरता है, हर जगह प्लग इन रहता है। तो हर जगह पे इसका ये जनरेटर जो है वो रीफर का चल रहा होता है, तो आपके गुड्स जो है वो खराब नहीं होते थ्रू आउट योर जर्नी। यही रीफर की जगह आपके फैक्ट्री में एक स्टोर होता है, जिसमें आप जब ब्लास्ट, प्लेट या IQF करते हैं, उसके बाद आप इसको अपने स्टोर के अंदर रखते रहते हैं जब तक कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो पूरा नहीं होता। जो फ्रोजन वो सप्लाई कर रहे होते हैं, वो समझे कोई रीफर भी कर रहा होता है, जैसे बटलर्स है या इस तरह चॉकलेट कंपनीज होती हैं, वो उनका भी तकरीबन रीफर ही होता है। किसी रीफर ही होता है उनका। छोटे रीफर भी होते हैं जो स्टैंडर्ड शिपिंग में यूज होते हैं, 20, 40 IQ। 20 फुट 20 मतलब 20 फुट, 40 फुट, 40 IQ मतलब होता है 40 फुट है, लेकिन कोई हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर 45 भी होता है। अच्छा, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि ब्लास्ट फ्रीजर जो है वो 12 घंटे -40 पे करेंगे जब ब्लास्ट फ्रीजर में कर रहे हैं। अब ये तो सबको समझ आ गया ना कि ब्लास्ट फ्रीजर क्या होता है, IQF क्या होता है, प्लेट फ्रीजिंग, इसमें कोई सवाल तो नहीं ना। किसी भी चीज़ में अभी तक जो मैंने बताया, किसी भी चीज़ में अगर कोई सवाल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको जल्दी खत्म करूँ, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ श्रिम्प की फीजिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल था। 3 बज रहे ना, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्लास्ट फ्रीजर में 12 घंटे में -40 डिग्रीज टेम्परेचर, प्लेट फ्रीजर में 3 से 4 घंटे। IQF जो होता है ये इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन, यहाँ से डालोगे वहाँ फ्रीज होकर निकल रहा है, वो पूरे मतलब ग्लेजिंग करके उसमें एक एक दाना इंडिविजुअल। तो ये सबसे एक श्रिम्प इंडिविजुअली, लेकिन आप छोटे पे नहीं करोगे ना, आप करोगे ही बड़े पे, और कस्टमर जो ऑर्डर देगा वो भी, क्योंकि इवेंचुअली पैसा तो उस चीज का कस्टमर ने देना है, तो वो उसको जिस तरह से बिक रहा होगा वो उसी तरह से देगा। हाँ पूछो।
एक एक पीस बिकता है। एक आपने 50 पीस लिए, एक एक करके 50 पीस एक थैली में डाल दिए। आप चले जाए ना यहाँ हाइपर स्टार चले जाए, फ्रीजर में आप देखेंगे उठाएंगे तो आपको एक एक झींगा अलग नजर आ रहा था। कोई ब्लॉक तो नहीं है ना, दैट्स ऑल IQF। लेकिन वो इन्होंने IQF प्लांट में नहीं किया हुआ। ये भी पाकिस्तानी है ना, बहुत होशियार है। ये क्या करते हैं, ब्लास्ट फ्रीजर में गए, क्योंकि IQF 4.5 करोड़ का प्लांट है, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं तो नहीं कर सकता, मैं ब्लास्ट में कर लूंगा। ब्लास्ट में क्या करूंगा, उसको ट्रे जो लगाऊंगा, ट्रे में उसको अलग अलग रख दूंगा, अलग अलग रख दूंगा। वो जो ब्लास्ट मारेगा, लेकिन क्या है, फिर क्वांटिटी कम हो सकती है, उसकी एक्सपेंसिव ज्यादा पड़ जाएगा। एक ब्लॉक बना रहे हो, ब्लॉक की कंपैरिजन में आप उसको अलग अलग रख रहे हो, तो डिफरेंस तो है ना उसका। आजकल हमें सी फूड एक्सपोर्टर्स को बहुत इशूज आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे इशूज आए हुए हैं कि सब खत्म हो रहा है, इस तरह से आए हुए हैं। सबसे पहला इशू हमें आया हुआ है कि मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट जो एक इदारा है, जो वो मैंने लिख दिया MFD एन हर्डल। मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट मुझे कहता है कि आप लाइव के एक्सपोर्टर हैं या आप फ्रेश के, जिसके भी हैं, आप अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करें इंडस्ट्रियल जोन में। अभी जिसका इंडस्ट्री से ताल्लुक है, या किसी भी आपने इंडस्ट्री अगर विजिट करी है तो आपको पता है कि इंडस्ट्री की कितनी पोल्यूशन होती है। मैं अपने केकड़े को, लॉबस्टर को, झींगे को जहाँ पे जिंदा पाल रहा हूँ, मैं वो इंडस्ट्री के पानी में पाल ही नहीं सकता। तो मरीन फिशरीज मुझे कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं पाल सकते, लेकिन हमारी किताब में लिखा हुआ है। तो मैं कभी भी मेरे इतने चक्कर नहीं लगे MFD के दफ्तर DG साहब के, लेकिन इस बार अभी तक मेरे चक्कर ही लग रहे हैं और पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इसका। वो कह रहे हैं कि आप जो हैं आप एक एसोसिएशन बनाएं अपनी, और आप सब इकट्ठे हों और इस्लामाबाद जाएं और आप जाके इस लॉ को चेंज कराएं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग गलत नहीं कह रहे, आप लोग राइट है अपनी जगह पे। या फिर सिंध गवर्नमेंट से बोलें कि जो आपकी जगह जिस पे आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको आप जोन डिक्लेयर करा दें। काम तो सारे हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल, ये काम मुश्किल है। अच्छा, हमारा हार्बर डर्टी है, इसको थोड़ा सा क्लीन, ये मतलब इम्प्रूवमेंट्स की तरफ मैं जा रहा हूँ कि हमारी सजेशंस हैं कि MFD को थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। लॉ है ठीक है, उनको भी देखना चाहिए कि ये चीज़, क्योंकि इवेंचुअली होगा कि हम सब पाकिस्तानी हैं। जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्टर को कहा जाता है गवर्नमेंट का दामाद, इन अदर वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जो हमारे बाहर लोग बाहर से रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं, वो एक असासा है। ये सब चीज़ें जो है, तो हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ इसको प्रमोट करेगी हमें, तो हमें हमारे मुल्क को फ़ायदा है, इवेंचुअली हमें फ़ायदा है। ये तेल वेल सब सस्ता हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें लोकली करनी चाहिए, और इसमें बहुत पैसे हैं। कुछ अनक्लियर डायरेक्शंस हैं, एक इदारा बोलता है यूं है, दूसरे के पास जाओ, दूसरा बोलता है यूं है। तो ये थोड़ी सी एक सेंट्रलाइज्ड जो बेसिकली FDB, जो ये सारी जो बात है ना, ये एवरीथिंग प्रमोट्स FDB एक इदारा बनने जा रहा है, जो इदारा जो सब इदारों, सबकी मुश्किलात को एक साथ सॉल्व करेगा, जो लाइजन होगा सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। तो मैं जो FDB को इतना ज़्यादा मैं प्रमोट, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ FDB, बट मैं जो FDB को इतना प्रमोट करता हूँ इस वजह से करता हूँ। ओवर फिशिंग हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मसले की बात है, जिसकी जो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मछली हमारे समंदर में कम हो रही है। FCS गेट पास, जो मैंने आपने दूसरे से पूछा था, FCS फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, होता क्या है कि जो चेयरमैन है, मेरे वालिद साहब भी चेयरमैन रह चुके हैं FCS के, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के। जो चेयरमैन है वो तो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो नीचे बंदे होते हैं गेट पास वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो कभी वो सही वैल्यू ही डिक्लेयर नहीं हो रही होती। 4 लाख रुपए की आपने मछली खरीदी, वो 4 लाख की मछली खरीदने के बाद 4 लाख पे गेट पास बनना चाहिए 4% पे, वो डिक्लेयर हो रहा है लाख रुपए, 50,000 रुपए। अब 50,000 या लाख रुपए पे 4% लगेगा ना, उस पर तो 4 लाख पे तो नहीं लगेगा, 4,000 लग जाएगा। तो FCS का मसला, मतलब कलेक्शन कम हो रही है। जब कलेक्शन कम हो रही है तो जाहिर सी बात है कि फंड कम है तो काम कम होगा। अब मैं करप्शन को तो मैं पॉइंट आउट, करप्शन तो पूरी दुनिया में है। हम जो ये गलत बात हम कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान में नहीं है यार, पूरी दुनिया में करप्शन है। मैं किस मुल्क में नहीं गया, मलेशिया में मुझे पुलिस ने रोक लिया रात को, मैं और वाइफ हम लोग खाना खाने गए, 10 बजे खाना खाने गए, 12 बजे वापस आ रहे हैं। अब वेकेशन पे क्या आप आ रहे हो, तो हमें पुलिस वालों ने रोक लिया,
जी आप वो अपना वो दिखाएं, शनाख्ती कार्ड दिखाएं, वो पासपोर्ट दिखाएं। मैंने कहा होटल के अंदर है। तो करप्शन तो हर जगह पे है, ये पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है। बट ये सारी चीज़ें, इससे ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हमारी सजेशंस हैं कि ये अच्छा, थैंक यू वेरी मच इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डेटा है कि 2021 का जो आया था जून तक, उसमें हमने $440 मिलियन की एक्सपोर्ट करी थी। 414 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट करी थी। जो 2018 था, 2018 में 451 की करी थी। डिक्लाइन आया है, ये कोरोना भी इसकी वजह। जी जो एक्सपोर्ट हुई है ना, इसमें फ्रेश वाटर भी आता है, स्वीट वाटर भी आता है। पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट हुई है, अब चाहे वो फार ईस्ट गई है, यूरोप गई है, हर जगह जहाँ जहाँ पे गई है। यूरोप तो बहुत कम है, क्योंकि यूरोप तो बैन लग गया था। 2 फैक्ट्रीज हैं जिनको इजाज़त है बेसिकली एक्सपोर्ट करने की, तो उसके अलावा कोई एक्सपोर्ट कर नहीं सकता। सबसे जो बड़ी इसमें चीज़ ये पूरी स्लाइड में जो देखने वाली है ना, जो हमारे पॉइंट ऑफ पाकिस्तान के नज़रिए से और हर जगह के नज़रिए से, वो है USD 2.5 पर kg। जो वैल्यू बताई गई है अभी, चाहे 414 मिलियन की एक्सपोर्ट करो, जितने किलो की जो भी करो, आपको $2.5 पर kg मिला है। $2.5 पर kg अलार्मिंग बात है। अभी पापलेट मैंने आपको अभी खड़े हुए बताया, 3,500 रुपए किलो है मछली। आप कहते हो दिल्ली कॉलोनी से 1500 की मिलती है, मैं कहता हूँ उसको भी एक्सपोर्ट कर दो। 1500 रुपए जो है कितने डॉलर होता है, कोई मुझे बताएगा कैलकुलेट करके? $8। तो $2.5 हमारे को एवरेज पे मिल रहा है बाहर से। तो क्यों मिल रहा है $2.5 हमें प्रॉफिट? ये पर केजी एवरेज प्राइस है। डिवाइड सिंपल एक बात कह रहा हूं, आपका तालाब है, आपने चीजें उठा के भेजी, आपके तालाब में पर मछली है 800 रुपए की, जैसे अभी पापलेट की, और मिल रहा है आपको 400 रुपए किताब में। किताब में 400 क्यों मिल रहा है, बाकी 400 किधर जा रहा है? ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि ये बुक्स के अंदर ये जो ट्राई कीजिए, असल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो $2.5 आ रहा है ना, नहीं वो एक अलग चीज़ है। अभी उस पर महमूद मौलवी ने वो भी दिया कि जी अंडर इनवॉइसिंग हो रही है और ये सब, वो मैं बात नहीं कर रहा, वो एक अलग बात चली जाएगी। बताने का मकसद ये है कि जिस चीज़ की वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। तो वो जो ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ है उसको नीचे ले आती है। मतलब अगर 800 रुपए की पापलेट, उस हिसाब से अगर 800 रुपए की भी जाती है, तो यहाँ पर तकरीबन $8 तो होना चाहिए ना। और अगर हम ये एक्वाकल्चर में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम तो नहीं बेचेंगे ना 400 रुपए का झींगा, हम क्यों बेचेंगे जब वो बिक रहा है इतने का? तो मतलब हमारे को, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमें एक्वाकल्चर की कितनी नीड है। ज्यादा कंसंट्रेशन में जा रहा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कम जा रहा है, क्योंकि हम काम ही कुछ नहीं कर रहे। अभी कोरोना के चक्कर में भी मसले हुए हैं थोड़े से। वो एक मसला ये हुआ है कि 9 कंपनियों को बैन कर दिया था। यहाँ पे जो है, यहाँ से भेजने नहीं दिया जा रहा था। हमारी जो मेजर मार्केट्स हैं, दैट इज चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, मिडिल ईस्ट, श्रीलंका और जापान। जापान सबसे कम जाता है इनमें से। यूरोप तो समझे ना होने के बराबर है, जाता है फिर भी। अगर हमारा हार्बर क्लीन हो जाए, फैक्ट्रीज अप टू स्केल हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो हम यूरोप भी भेज सकते हैं। अभी कोरोना में चाइना ने ये किया है कि अच्छा, हमारी जो 60% एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी चाइना जाती हैं। ये जितने मुल्क मैंने आपको बताए हैं, इसमें चाइना सबसे ज़्यादा जाता है। तब आप देखें हमारी डिपेंडेंसी कितनी है चाइना के ऊपर, कि 60% मछली, झींगा सब हमारा चाइना जा रहा है। चाइना ने बैन लगाया कि जी अगर आपकी शिपमेंट में कोविड निकल आया तो आपको 1 हफ्ते का बैन करेंगे, 1 हफ्ते तक शिपमेंट नहीं कर सकते। फिर फिर निकल आया तो आपको 1 वीक बैन, 4 बैन अगर और हो गए आपके, तो 1 बैन लगेगा 8 हफ्ते का। और उसके बाद अगर फिर से बैन हो गया, फिर वो 1 साल के लिए आपको बैन कर देंगे। तो ये कोविड तो अभी तक मेरे ख्याल से हमें पता ही नहीं है किस तरह फैलता है। मास्क पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लग ही जाता है, पता नहीं किस। तो हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी है अपनी चाइना से। हमें अपनी डिपेंडेंसी लानी है, मतलब इसको रेशो को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है ना। 60% तो नहीं जाना चाहिए चाइना, अमेरिका भेजें, इधर भेजें, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सुपीरियर प्रोडक्ट, सुपीरियर फैसिलिटी, इन चीज़ों में फोकस करना है। लगा था इनको बैन, लगा था इनको, किसी को कोरोना की वजह से किया, किसी को किसी वजह से किया। फिर वो एक नाम से कर रहा था, तो उसके भाई का भी नाम था, कंपनीज बनी हुई थी, उसने दूसरे पे किया। तो ये तरीके हैं, सब यही करते हैं, हम सिर्फ हम लोग नहीं है सब। अच्छा।
अच्छा ये तो एक हो गया। अच्छा काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था, इसको बंद कर देते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था फीजिबिलिटी के ऊपर कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, झींगा पालने आए हैं, फीजिबिलिटी। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि हम फीजिबिलिटी पे थोड़ी बात कर लें श्रिम्प फार्मिंग की। मुझे कोई भी आप में से खड़े होकर बता दे कि अभी तक जो है एक मतलब बहुत ब्रीफ मुझे बता दें कि क्या सीखा है अभी तक, तो फिर हम फीजिबिलिटी पे सही से बात करें। कोई आप में से कोई भी? अभी तक जो है उसकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या आएगा, ये चीजें प्रिकॉशंस क्या है, बीमारियां क्या है, कितने किस्म के कल्चर हैं ये बताया अभी तक? हाँ ये कल्चर्स बताएं। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव वगैरह कितने किस्म के कल्चर्स हैं? 4 किस्म के कल्चर्स हैं। कोई बताए कौन कौन से? सबसे पहला ठीक है। फर्क क्या है चारों में? एक साइंटिफिक जवाब नहीं दें, लेमैन जवाब दें। फर्क क्या है चार? डेंसिटीज का फर्क। और एक्सटेंसिव में जो ना सिर्फ आपका पॉन्ड होता है और बाकी कोई एरिएशन सिस्टम नहीं होता। सेमी इंटेंसिव में एरिएशन आपकी होती है मगर पॉन्ड होता है, और उसके बाद फिर आपका जो होता है उसमें एरिएशन और पॉन्ड आपका लाइनर होता है, पॉन्ड लाइनर वो आपका हो जाता है। और जो सुपर इंटेंसिव होता है उसमें आप स्टॉक इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक्सटेंसिव और सुपर इंटेंसिव की अगर मैं बात करूं तो फर्क ये है कि एक्सटेंसिव में कुछ भी नहीं है और सुपर इंटेंसिव में 6 चीजें और मैंने डाली हुई हैं, ऐसा ही है? कंट्रोल्ड है, मतलब आप मैनेजमेंट आप यहाँ तक कंट्रोल्ड है, या मैंने उसमें एरिएशन ज्यादा दी हुई है या फीडिंग ज्यादा दी हुई है, मेजर्स ज्यादा लिए हुए उसमें। कुछ ऐसा नहीं है कि जी बच्चा डाल के मैं सो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो जो हम लोग करते हैं ना कि वो ग्रास कार को क्या करते हैं कि खाद डाल दी और घास खा रही है और निकल रही है, वो वाला नहीं है। इसमें थोड़ी और चीजें, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्सटेंसिव की स्टॉकिंग डेंसिटी क्या है? एक्सटेंसिव की जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है, पीसेस कितने पीस डाल सकते हैं एक्सटेंसिव में? 15 से 20 पर स्क्वायर मीटर क्या होता है? नहीं आपने आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ स्क्वायर मीटर क्या होता है? अगर डेप्थ आपकी 1 मीटर होगी तो आप स्क्वायर मीटर में लोगे। वो तो क्यूबिक मीटर होता है जिसकी आप बात कर रहे हो। नहीं देखिए, जैसे जनरली अगर आपकी डेप्थ 1 है और आपकी जो भी एरिया आपकी लेंथ और विड्थ जो भी हो, क्योंकि कोई भी जब मल्टीप्लाई बाय 1 होगी तो उसका आंसर सेम ही आएगा। तो उस सेंस में हम उसको स्क्वायर मीटर में भी ले सकते हैं। आप थोड़ा एडवांस चले गए हो, बात आप 100% जवाब सही है, थोड़ा एडवांस चले गए हो। मैं जिनको नहीं समझ आ रही उनके लिए सवाल कर रहा हूँ। ये जो नीचे टाइल लगी हुई है सबको नजर आ रही है, ये 1 स्क्वायर फुट है। इसी को आप मीटर 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 ऐसे कर लो तो स्क्वायर मीटर हो गया। लेंथ इनटू विड्थ है ना स्क्वायर मीटर। और जब आप क्यूबिक मीटर की बात करेंगे तो हाइट इन्वॉल्व कर देंगे। अभी हम हाइट की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर मीटर है क्या। क्योंकि अगला सवाल मेरा यह है कि जो आपका पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर 1 एकड़ का पॉन्ड है, हम 1 एकड़ के पॉन्ड पे फीजिबिलिटी बना रहे हैं, तो 1 एकड़ के पॉन्ड में कितना स्क्वायर मीटर है ये कैसे निकालेंगे? स्क्वायर फुट तो पता है, स्क्वायर मीटर निकालें। एक नहीं, मुझे आंसर बताएं। एक हाँ, ऐसे ही है ना कुछ 4898 4000 गूगल कर लेना मोबाइल में, 1 मिनट करें। 43,560 फुट है ना, 43,000 कुछ है ना। अब मीटर में बताएं, गूगल पे कर ले, अभी पता चल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ सब एक सेम पेज पे आ जाए ना, सबका फिगर एक सेम हो जाए ताकि हम आगे प्रोसीड करें। अभी मैंने तो जितना बोलना था बोल लिया। अब आप लोग का थोड़ा सा मेहनत करने का टाइम है। अब ये जो सेशन होने वाला है ना, इसमें मैं तो बोलूंगा ही नहीं। अब मैं सिर्फ सवाल करने, इंटरैक्टिव सेशन होता है ना, आपको भी मजा आएगा इस सेशन में। सिर्फ गूगल पे जाके लिखें एकड़ 2 46,560 स्क्वायर फुट नहीं,
आपने इसको स्क्वायर मीटर करें, आप स्क्वायर फुट देख रहे हैं, स्क्वायर मीटर करें। स्क्वायर मीटर करते हैं हाँ 4046। अब सब एक काम करें, है तो 4046 लेकिन आसान एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसको 4000 पे फिक्स कर रहे हैं फिलहाल। कम पे ही कर रहे हैं, कम पे, कॉस्टिंग हमेशा कम पर ही होती है। अब हम कॉस्टिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, बंद लगा दिया एकड़ का। हाँ बंद लगा दिया एकड़। अच्छा, जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं तो 1000 चीजें जो हमें कंसिडर करनी है कि इलेक्ट्रिक वाले से बात करनी है, उसको खांचा कितना देना है, ये करना है, वो है तो इतनी सारी चीजें, लेकिन वो हम सब समझदार है कि ऐसे करना है, वो सबको पता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे 4 मेन चीजों की जिस पे हमें फोकस करना है, ताकि इतना हम 15 दिन की 20 दिन की जो ट्रेनिंग है, आ रहे हैं, वक्त है, सब कुछ है, FD भी हमें फ्री में करा रहा है सब, लेकिन यार वक्त तो है ना, वक्त तो लग रहा है और एक कुछ अचीव तो करना है, तो पता तो चले कि 15 दिन बाद हम कहाँ खड़े हुए हैं, तो फिजिबिलिटी क्या है, कितने पैसे लगेंगे, क्या है वो सारा। तो अब आप एक काम करें, सब एक सफ़े के ऊपर, अच्छा मुझे कोई एक पेन और एक पेपर मुझे भी दे दे, मैं चीज़ें लिखने के लिए, सिर्फ कोई भी ऐसी मुझे आमिर यार बस सही है, इसको हम बंद कर दें। अच्छा, 4 चीजें लिखें आप इसमें, हाँ इसको बंद कर दें। 4 चीजों में आप लिखें, सबसे पहले आप लिखें सीड, नंबर 2 आप लिखें फीड, पावर, और चौथा क्या होता है? नहीं, वो वेरिएबल की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, लेबर। अब ऑपरेशनल कॉस्ट में 4 चीजें आती हैं, मैनेजमेंट 4 चीजें आती हैं, सही है? क्या क्या लिख लिया आपने? 4 चीजें हो गई, मैं ये उसी में आ गया। अच्छा, अब माशाल्लाह काफ़ी लोग फार्मर हैं भी, काफ़ी लोगों को तजर्बा भी है, जो नहीं भी है उनको तजर्बा भी है। अच्छा, सबसे पहले आप आ जाएं सीड के ऊपर। सीड जो है, नहीं अभी हम फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से लेंगे क्या, वो अभी तक आपको सिखा भी चुके हैं और आगे भी आपको सिखाया जाएगा। अभी हम वो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स पे बात कर रहे हैं। सीड के ऊपर ये है, पूरी दुनिया में श्रिम्प फार्मिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, कोई मुझे बताएगा? पहला कौन सा बताया? वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, UAE में भी है, US, ईरान। अच्छा, ये तो सबने बता दिया। अब मुझे ये बताएं कि वहां पर बच्चा कितने का है? इंडिया में, इंडिया की वेनामाई श्रिम्प की एक्सपोर्ट कितनी है? सबसे ज्यादा तो है, कितनी है? $4.3 बिलियन। इंडिया की श्रिम्प की एक्सपोर्ट है $4.3 बिलियन, और इनका 90% फार्म्ड है इंडिया का। 4.3 बिलियन $, 90% फार्म्ड है उनका। अच्छा, इंडिया जो है, India is not the largest producer for Vannamei shrimps. India is the largest exporter for Vannamei shrimp, but not the largest producer. इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ इंडिया एक्सपोर्टर सबसे बड़ा है, लेकिन प्रोड्यूसर सबसे बड़ा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? आप तो मुझे क्या कह रहा? चाइना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइना जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वेनामाई श्रिम्प का, लेकिन एक्सपोर्टर सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर वो खाते बहुत है, उनको खाने पीने का शौक बहुत है, बहुत सारी चीजें खाते हैं, लेकिन झींगा वो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इस वजह से इंडिया जो, और इंडिया में फिर वो नॉन वेज वेज वो वाला भी बड़ा चक्कर है। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, नॉट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है तो 4.3 बिलियन। और पाकिस्तान की क्या है श्रिम्प की एक्सपोर्ट? नहीं श्रिम्प मतलब वाइल्ड कॉट तो होता है ना यार, श्रिम्प की एक्सपोर्ट की बात हो रही है। खैर मुझे भी नहीं पता, सब गूगल करिएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सीड के ऊपर। दोबारा से मेरा वही सवाल है आप लोगों से कि ये सारे मुल्क
वो तो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं वेनेमाइज श्रिम्प, तो वहां पे बच्चा कितने का मिलता है? कितने का? 1 रुपया 2 रुपया? आधा रुपया। और कहाँ पे मिलता है आधे रुपया का? सर नहीं बताया। कौन से सर ने? इमदाद साहब ने। आप कहाँ का बता रहे हैं 1 रुपया 2 रुपया? हैचरी से मिल रहा है 25 पैसे का सीड है इसमें। 25 पैसे का। अच्छा, अब मुझे आप लोगों से ही सवाल है, यही है ना 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा 40 पैसा ऐसे, अगर हम सीड की कॉस्ट को 1 रुपी एस्टिमेट करें तो क्या हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? 1 रुपी कर लें, सही है ना? कुछ ज्यादा है। अभी हम अभी फिजिबिलिटी, अभी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेड थाईलैंड से आ रहा है, वो तो 3 रुपए का है, 2 रुपए 90 पैसे से। वो तो 8 रुपए का भी है, अभी जो मंगाया था 8 रुपए का है। मैं कहना चाह रहा हूँ अभी हम जो देखें, हम जो फिजिबिलिटी बना रहे हैं, अभी हम फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि वेनेमाइज श्रिम्प की क्या फिजिबिलिटी है। लेकिन तो फिर कॉस्ट वो डाले ना कि जो अभी लग रही है कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन थायर बंद है नहीं, मैं इनका जवाब देता हूँ। लेकिन थायर अभी बंद है, तो इसलिए आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। अदरवाइज आपको 3 रुपए का पड़ना चाहिए। देखें, मैं डायरेक्ट फ्लाइट आ रही है। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मुझसे अगर कोई पूछे 3 रुपए का होए या 8 आने का होए, अगर मुझे इंपोर्ट करना पड़े सीड, मैं श्रिम्प फार्मिंग नहीं करूंगा। मैं यहाँ खड़े होकर आपको बता रहा हूँ, जिसने भी इंपोर्ट किया है श्रिम्प का सीड वो अनसक्सेसफुल हुआ है। ये मेरा एनालिसिस है। आज आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कल फिर मर जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको दूसरी शिपमेंट मंगवाने के लिए अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो जब हम फिजिबिलिटी बनाएंगे हम उस बेसिस पे जब पाकिस्तान में सीड अवेलेबल है, क्योंकि अगर हम फिजिबिलिटी आज बनाते हैं और फिजिबिलिटी हम इस तरह की 25 पैसे का लगेगा सीड। 25 लोकल एचपी से मिलेगा तो 25 पैसे का मिलना चाहिए। एक सेकंड देखिए, छोटा सवाल बीच में। हाँ। ये जो आपने कैलकुलेशन की है कि थाईलैंड पे अगर सिर्फ लोकल प्राइस से कन्वर्ट करके तो कितने का है? वहाँ की हैचरी से जो मिल रहा है, मैंने देखो इंडोनेशिया से, इंपोर्ट ड्यूटी मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैं इंडोनेशिया गया था, वहाँ हम लोग रहे थे तकरीबन 1.5 महीना। मैंने वहाँ पे वेनेमाइज श्रिम्प पाला है। तो मैं अपनी बेस बनाता हूँ इंडोनेशिया में। जो मैंने पाकिस्तान पीकेआर में जो कन्वर्ट किया था ना, 124 रुपए का वो था उसका आईडीआर जो होता है, इंडोनेशियन रुपया जो है वो 124 रुपए का पड़ता था हमें, 1 रुपया। तो वहाँ पे 60 पैसे का पड़ता था। जो वेनेमाइज श्रिम्प का सीड है वो हमें 60 पैसे का पड़ता था। मैं क्यों कह रहा हूँ 1 रुपए पे फोकस क्यों कर रहा हूँ ज्यादा? 25 पैसे का भी हम लगा सकते हैं, 50 पैसे का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा हाई कर देंगे ना, इसको ज्यादा हाई अगर कर देंगे, ज्यादा लो कर देंगे, सॉरी, अगर हम ज्यादा लो कर देंगे, जो भी इंसान पहली हैचरी लगाएगा ना, जैसे तवक्कल है, तवक्कल ने जब तिलापिया की हैचरी लगाई थी तो तवक्कल 5 रुपए 10 रुपए से कम पे बात नहीं करता था। 3 रुपए ही दे दो। अब जाके ना, उस टाइम भी थी। अच्छा उस टाइम भी, लेकिन अब मैंने जब खरीदा तो मुझे इन्होंने 5 रुपए का दिया था। फिर ये करते क्या है कि नहीं भी देंगे तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा वो करेंगे कि यार हमारे पास है नहीं, बुकिंग है ज्यादा, घरों जब गाड़ी आएगी। वो बेसिकली ये जो सारे गिमिक्स होते हैं ये प्राइस के गिमिक्स होते हैं। अब वो है एक चीज, तो जो भी इंसान यहाँ पर, क्योंकि मेरी नजर में कुछ लोग हैं जो हैचरी की तरफ जा रहे हैं। अब एफडीबी बोल रहा है कि हम, लोग कह रहे हैं ना 2 साल लेंगे 3 साल लेंगे, कोई 2 साल 3 साल लेगा, जल्दी हो जाएगा काम। हो सकता है अभी ये मार्च में आपको सीड मिल जाए। तो मैं जो फिजिबिलिटी बनवा रहा हूँ यार, ये कोई जो श्रिम्प का सीड मिलता है ना, देखिए